Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter surface chemistry and that is enzyme catalysis. enzyme catalysis के बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा है कि कैटालिस्ट्स क्या होते हैं। आज हम enzyme catalysis पढ़ेंगे। enzyme catalysis में हम वो कैटालिस्ट पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कैटालिस्ट ना बोल करके एंजाइम्स बोल देते हैं। ठीक है, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स विच कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बेटा होती हैं वो सारी की सारी किन पे डिपेंड करती हैं, इन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स पे, जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद हाई मॉलिक्यूलर मासेस। बेसिकली जो ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं, ये सभी के सभी एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स काफ़ी हाई होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं बेटा एंजाइम कैटालिसिस के। सबसे पहले बेटा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जैसे कि आप ये कह लो कि अगर हमारे जो स्टमक है उसमें बायोलॉजिकल एंजाइम्स जो ज़रूरी एंजाइम्स हैं वो अगर प्रेजेंट ना हो तो आपके एक सिंगल मील को डाइजेस्ट होने में 50 ईयर्स तक लग सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एंजाइम्स कैटालिस्ट को एंजाइम होने के लिए उनमें कौन कौन सी फीचर्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ हाई एफिशिएंसी। एंजाइम कैटालिस्ट्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शंस बाय 10 की रेज़ टू पावर 8 to 10 to raised to power 20 times एज कम्पेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कैटालिस्ट ना हो, एंजाइम्स ना प्रेजेंट हो, तो हमारा एक सिंगल मील भी 50 ईयर्स के अराउंड टाइम ले लेगा डाइजेस्ट होने में। तो इट मीन्स एंजाइम्स में क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो रिएक्शन को कितनी हद तक स्पीड अप कर सकते हैं, अप टू 10 की रेज़ टू पावर 20 टाइम्स तक स्पीड अप कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड फीचर है एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़। बेटा एंजाइम्स की क्वांटिटीज़ जो हैं बहुत कम चाहिए हमें, उसी से काम बन जाता है। इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस। बहुत ही कम अमाउंट चाहिए रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स की। उसके बाद थर्ड फीचर है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम कैटालिस्ट्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीशन देने में, यानी कि कंप्लीट करवाने में एक पर्टिकुलर एंजाइम ही वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिल्क से कर्ड में चेंज करना है अपने मिल्क की स्टेट को, तो कर्ड में प्रेजेंट लैक्टिक बेसाइल एंजाइम्स ही काम में आएगा। आप कोई और एंजाइम उसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किया तो आपका जो दूध है वो दही में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। ऐसे ही इसके हमारे फोर्थ जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। बेटा एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और पर्टिकुलर पीएच रिक्वायर्ड है, यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जो कि इन जनरल हमें 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड देखा गया कि जनरली इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और पीएच अराउंड 7 के अराउंड रहनी चाहिए एंजाइम्स का, तो वो अच्छे से वर्क करते हैं। ऐसे इसके फिफ्थ फीचर की तरफ चलते हैं बेटा हम। फिफ्थ फीचर जो है इसका वो है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इन्हांस्ड बाय एक्टिवेटर्स। कैटालिटिक एक्टिविटीज़ को एंजाइम मतलब कि एक्टिवेटर्स की हेल्प से बढ़ाया भी जा सकता है, उन्हें हम को एंजाइम्स बोलते हैं, और रिड्यूस या इनहिबिट भी हो जाती हैं। कई बार कैटालिस्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, जिन्हें हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं बेटा।
तो ये भी करेक्टरिस्टिक आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म, कई तरह के मैकेनिज्म इस केस में सुजेस्ट किए गए हैं। हम उनमें से 3 मैकेनिज्म्स जो हैं आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म है, फर्स्ट टाइप के मैकेनिज्म में उन्होंने बताया है कि हमारे पास बाइंडिंग होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्स्ट मैकेनिज्म जो सजेस्ट किया गया है वो ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंडिंग करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते होंगे पहले, और फिर उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर के ये मतलब कि इसके जो सबस्ट्रेट हैं उसमें कुछ डिसोसिएशन के दौरान कुछ चेंजेस आते हुए वो एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में जा कर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन और एंजाइम रीजनरेट करता है। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट करके एंजाइम रीजनरेट कर देता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही इस तरह के मैकेनिज्म को इन्होंने किन 2 तरह के मेथड्स के कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है, वो कहते हैं लॉक एंड की मॉडल जो है, मतलब कि इसे एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरह के मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला मॉडल आता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में ये कह रहे हैं कि एंजाइम के सरफेस के ऊपर कोई एक्टिव साइट होती है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर के लग सकता है, मतलब कि जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉक में आकर के लगती है वैसे एक पर्टिकुलर एंजाइम पर सबस्ट्रेट आकर के अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के सरफेस में सबस्ट्रेट वाली पोजीशन पे कुछ चेंजेस आते हैं और वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता हुआ प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, राइट, और एंजाइम रीजनरेट कर देता है। यहाँ पर जब कुछ चेंजेस आए, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये स्पेस में से बाहर आ गए 2 प्रोडक्ट बन करके, और एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम जो है दोबारा से रीजनरेट हो गया। और इसी मॉडल को एक और मॉडल सजेस्ट किया गया है जिसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा गया है। उसमें और लॉक एंड की मॉडल में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो कहता है कि सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट है जिसने एंजाइम के ऊपर आकर के फिट होना है, वो कहता है कि वो अपनी एक्टिव साइट खुद इंड्यूस करता है कि हाँ जी मुझे कहाँ जाकर के मेरे लिए कौन सी पोजीशन फिट है और वहाँ जाकर के फिट होता है। ऐसे ही वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन होती है, और उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। आज के लिए ही इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच।